अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स में आज जिस फ़िलासफ़र को हमने स्टडी करने हैं, उनका एक बहुत ही पाइवटल रोल है पॉलिटिकल साइंस में। ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया। तो उनका नाम है कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द बायोग्राफी ऑफ कार्ल मार्क्स। हु वाज कार्ल मार्क्स? व्हेन ही वाज बोर्न? what were its books, what were his books, and what kind of theories he had given. तो हम उनकी बायोग्राफी को सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे वो कब पैदा हुए। कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुए जर्मनी के अंदर, और 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इनकी जो मेजर बुक्स हैं, उनमें से सहरे फहरिस्त जो बुक है उसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये इनकी एक किताब है। दूसरी इनकी बुक है दास कैपिटल। जो दो इनकी फेमस बुक्स हैं उनमें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और दास कैपिटल है। और इनकी जो फोकस था, इनका जो फोकल पॉइंट था वो था क्रिटिक ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम के सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर क्रिटिक करना इनका जो फोकस रहा, जो भी इन्होंने थ्योरीज दी। तो इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो इनकी फ़िलासफ़ी है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्क्सिज्म कहते हैं। मार्क्सिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द होल वर्ल्ड। जो इनकी मेजर थ्योरीज़ हैं उनमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, जो कि आज हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एलियनेशन है, और थर्ड पे इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है क्लास कन्फ्लिक्ट है। तो ये तो उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी हो गई कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए 1818 में, इनकी जो पैदाइश होती है, और 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। और की जो मेन बुक्स हैं उनमें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और दास कैपिटल है, और मार्क्सिज्म इनकी फ़िलासफ़ी है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम को इन्होंने क्रिटिक किया है उस कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर। और इनकी जो मेजर थ्योरीज़ हैं उनमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन है, एंड क्लास कन्फ्लिक्ट है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम हम कहते किसे हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि एक सरमायादाराना निज़ाम, जिसमें जो है एक डिस्टिंक्ट या एक डिफरेंस पाया जाता है। फ्यू पीपल आर रिच एंड फ्यू मैनी पीपल आर पुअर। इसमें उन्होंने जो टर्म्स इस्तेमाल की कार्ल मार्क्स ने, उसमें एक को उन्होंने बोर्जवाजी क्लास कहा, और दूसरी को उन्होंने प्रोलिटरेट क्लास कहा। बोर्जवाजी क्लास उन्होंने एक को कहा, और दूसरी को उन्होंने प्रोलिटरेट क्लास कहा। बोर्जवाजी क्लास वो होती है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मतलब ये कि वो फैक्ट्री के मालिक वो होंगे, ज़मीनों के मालिक वो होंगे, और जो भी एसेट्स हैं, जो जो जिनके ज़रिए से वो इनकम कमाते हैं, वो बोर्जवाजी क्लास होगी। प्रोलिटरेट क्लास वर्कर क्लास को कहते हैं, जिनको वो हायर करेंगे, जो उनकी फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे और जो उनके लिए सरमाया पैदा करेंगे, उन्हें प्रोलिटरेट क्लास कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रेजेंट है वेस्ट के अंदर, उसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है उसके ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं कि इस सिस्टम में क्या होता है कि चंद हाथों में जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है, जबकि जो दूसरा एक लार्जर सेगमेंट है सोसाइटी का, वो डिप्राइव हो जाता है, महरूम हो जाता है। अब हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से उनका क्या मुराद है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से उनकी क्या मुराद है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कमोडिटी बनाते हो, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो। उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका रॉ मटेरियल आ सकता है, आपकी जो है लैंड आ सकता है, आपकी फैक्ट्रीज आ सकती हैं, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी आ सकती है। तो हर दौर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट हुआ करते थे। तो जो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल कि एक फैक्ट्री है और उसके अंदर मशीनरी है, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है।
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से फिर क्या पैदा होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन पैदा होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात की कि अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा तो वहाँ पे बुर्जुआजी क्लास होगी और एक प्रोलेटरिएट क्लास होगी। बुर्जुआजी क्लास मैंने जैसे कि बताया जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसको बुर्जुआजी क्लास कहेंगे, जिसके पास वो डिप्राइव होगा जो उसके लिए काम कर रहा होगा उसको प्रोलेटरिएट क्लास कहेंगे। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में इसी तरह मुख्तलिफ नामों से हमें इससे आइडिया हो जाएगा, स्लेव सोसाइटीज़ में, फ्यूडल सोसाइटीज़ में, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में, कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ में। तो इनमें हमें पता चल जाएगा कि जिसका कंट्रोल होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो उसको एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, और जो डिप्राइव होता है उसको उस सोसाइटी के लिहाज से एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दी जाती है। तो इससे मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन पैदा हो जाते हैं, जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और उनके जो हैं नीचे जो वर्कर क्लास है उनको मज़ारे वगैरह कहते हैं, उनको फेजेंट्स कहते हैं या पीजेंट्स कहते हैं। तो अब हम जो है इनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो है प्रॉब्लम जो है सोशल एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब प्रॉब्लम जो है ह्यूमन माइंड में नहीं है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नहीं है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो बेस नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि सोशल एग्जिस्टेंस जो है, इंसान के पास सरमाया कितना है या उसके पास पैसे कितने हैं, ये मैटर करता है। मतलब ये कि वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, जो मेन ड्राइवर है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं है, ह्यूमन माइंड नहीं है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि सोशल एग्जिस्टेंस है कि उस माशरे में जो है वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई हुई है, वो डिसाइड करती है कि माशरा कैसे रन करेगा। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि हर दौर में कोई ना कोई कंट्रोडिक्शन पाई जाती है, मतलब कि एक जो है क्लास दूसरी के एक्सपेंस पे बेनिफिट्स हासिल करती है। मतलब ये कि एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है सोसाइटी का वो तो फ्रूट्स हासिल करता है, और जो एक लार्जर सेगमेंट है वो उससे महरूम हो जाता है। तो इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस किया कि उनमें क्या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे, उनमें क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की, बात कर लेते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो हैं लोग जो थे उनके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे वो कुछ वुडन स्टिक्स हुआ करती थी, स्टोन्स हुआ करते थे, या कोई हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे, वो शिकार किया करते थे। तो वहाँ पे जो था किसी की भी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब किसी का कंट्रोल किसी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं था। मतलब जो था हर चीज़ ओपन थी, सबके लिए कॉमन थी। हंटिंग करना चाहे, कोई गैदरिंग करना चाहे, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिलेशन था कोई इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी के पास वो कंट्रोल हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के पास हो, कोई उससे डिप्राइव हो। इसका मतलब है वहाँ पे फिर क्या होगा कि कोई एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे तीन चीज़ें पता चली कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में थी वो क्या थी, वुडन स्टिक्स थी, हंटिंग गैदरिंग या कोई भी स्टोन्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे और या किसी चीज़ को हंट करते थे या अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में। और जो हर चीज़ थी, जो प्रॉपर्टी थी वो ओपन थी, कोई किसी की जो है मलकियत नहीं थी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में। तो इससे पता चलता है कि जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कोई इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता था कि कोई जो है पर्टिकुलर सेगमेंट स्ट्रॉन्ग हो और कोई पर्टिकुलर सेगमेंट वीक हो, सबके लिए एक जैसा इन्वायरमेंट वहाँ पे था। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई किसी किस्म की एक्सप्लॉइटेशन नहीं थी। लेकिन जो इंसान ने इवॉल्व किया, तरक्की की, उसके बाद उसने सीखा कि किस तरह जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। उसने सीखा कि किस तरह से फार्मिंग की जाती है या लैंड को कल्टीवेट किया जाता है। मतलब जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है तब जो है उसके पास, ह्यूमंस के पास सरप्लस आना शुरू हो जाता है। तब उसके माइंड में जो है मुख्तलिफ किस्म की एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के रिलेटेड उसके माइंड में कंसेप्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका मतलब है कि उस वक्त वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है स्लेव सोसाइटीज़ में क्या हुआ करते थे कि लैंड किसके पास है, जो है मतलब जो है लैंड के ऊपर कल्टीवेट करने वाली मशीनरी किसके पास है। तो जो जिसके पास वो हुआ करते थे वो तो स्ट्रॉन्गर सेगमेंट हुआ करता था। वो क्या करते थे फिर वहाँ पे स्लेव्स बना लिया करते थे मुख्तलिफ लोगों के, जिनके पास ये चीज़ें नहीं हुआ करती, तो ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन स्लेव सोसाइटीज़ में स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होती है स्लेव सोसाइटीज़ में स्टार्ट होती है जब ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल होती है, दिस लैंड इज़ माइन एंड दैट लैंड इज़ दाइन,
कि ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है, ये ज़मीन का हिस्सा तुम्हारा है। तो वहाँ पे जो है स्लेव सोसाइटीज़ की इब्तिदा होती है, तो वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपका रिलीजन वजूद में आता है, वहाँ पे आपकी जो है स्टेट वजूद में आती है। अब ये यहाँ पे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को समझना ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले इंसानों के पास कोई सरप्लस, उसके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो फिर जब उसके पास सरप्लस आना शुरू हुआ तो उसके माइंड में गया कि जो उसके पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो उसकी अपनी औलाद के पास जाएँ। तो वहाँ पे जो है वेल और वर्जिनिटी का कंसेप्ट आ जाता है। वहाँ पे फिर ये कंसेप्ट आ जाता है कि वुमेन को वो क्या कर देते हैं, हाउस होल्ड के अंदर लिमिट कर देती हैं, ताकि जो उनकी बाद में बॉन्डिंग हो जो उस मेल की उस वुमेन के साथ, तो जो उससे चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो तो उस पर्टिकुलर मैन की हो, और जो प्रॉपर्टी उस उन बच्चों को जाए। उसके बाद जब सरप्लस किसी इंसान के पास होता है तो वो सोचता है कि उसको ट्रेड करनी चाहिए, उसको मुख्तलिफ जगह पे से एक्सपोर्ट करना चाहिए उन चीज़ों को। तो वहाँ से ट्रेड का कंसेप्ट भी हमें एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में मिलता है। उसके अलावा हमें एक चीज़ मिलती है कि जो ट्रेड है वो किसी जो है पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करते हुए होगी, तो वहाँ पे व्हील इंट्रोड्यूस होता है, वहाँ पे जो पहिया है वो इंट्रोड्यूस होता है, जिसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ किस्म का जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता था कि वहाँ पे थीव्स होते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं जो है खतरात होते थे, थ्रेट्स होते थे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, सोल्जर्स का कंसेप्ट भी आ गया, वहाँ पे सोल्जर्स का कंसेप्ट भी आ गया। उसके अलावा जो है वहाँ पे रिलीजन का कंसेप्ट भी आ गया कि जो लोगों को बताया कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अपनी लाइफ कैसे गुजारनी होती है। और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, रिलीजन को कार्ल मार्क्स कहता है इट इज़ द ओपियम ऑफ मैसेज। ये एक अफीम का काम करती है, जो 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 माइंड होता है उन लोगों का, उसको क्या कर देती है, मुबहिम कर देती है। उसको सोचने के लिए छोड़ती ही नहीं, उनके माइंड्स के ऊपर एक ककून चढ़ा देती है और उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को कंस्ट्रेन कर देती है। उनके माइंड में ये डाल देती है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये आपका फेट है, ये आपकी तकदीर है। कि जो एक अमीर है, एक गरीब है, तो वो एक अपनी तकदीर समझे कि एक जो गरीब है एक अमीर के लिए काम कर रहा है, उसके मुकद्दर में था। गॉड ये चाहता था, खुदा ये चाहता था कि ये उसकी के लिए सर्विसेज का काम करे। तो इसलिए उनके माइंड में ये डाल दिया जाता है कि ये आपने इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजारना है। इससे क्या होता है, फिर रेवोल्यूशन या रिवोल्ट नहीं होती ताकि ये बगावत ना हो। तो वहाँ पे रिलीजन का कंसेप्ट हमें नज़र आता है कि एग्रीकल्चरल जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पे रिलीजन का कंसेप्ट भी आ गया। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ थी कि जब ये ट्रेड हुआ करती थी या मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइट्स हुआ करती थी ट्राइब्स के अंदर, जो सोल्जर्स जब आ गए तो वहाँ पे जब एक ट्राइब दूसरे से विन कर लेती थी तो वो क्या कर लेती थी, दूसरी ट्राइब के जो लोग थे ज़िंदा बच जाते थे, उनमें मेल्स या फीमेल्स जो भी थे, उनको वो स्लेव बना लिया करते थे। जब स्लेव्स बना लिया करते थे तो उनके ऊपर वो रूल किया करते, उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो वहाँ पे स्टेट का कंसेप्ट भी हमें नज़र आता है। तो एग्रीकल्चरल जो सोसाइटीज़ है वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से एक्सप्लॉइटेशन का स्टार्ट होता है, वहाँ पे स्टेट वजूद में आती है, वहाँ पे रिलीजन वजूद में आता है। तो हमें नज़र आता है कि स्लेव सोसाइटीज़ में जो है एक जिनके पास वो लैंड होता है, जिनके पास वो मशीनरी होती है, वो मुख्तलिफ़ लोगों को स्लेव बना लेते हैं। जब वो स्लेव बना लेते हैं तो उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। उनकी जो है उनको इतना दिया जाता है कि सिर्फ़ वो खाना-पीना या उतना कि वो ज़िंदा रहें और उनकी सर्विसेज़ उनको देते रहें। तो वहाँ पे वो कार्ल मार्क्स कहता है कि वहाँ पे ये रिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पे स्लेव सोसाइटीज़ में हमें एक्सप्लॉइटेशन नज़र आती है, वहाँ पे हमें स्टेट भी नज़र आती है और वहाँ पे हमें रिलीजन भी नज़र आता है। और ये जो स्टेट है या रिलीजन है, ये उन क्लासेस को, ये जो अपर क्लास है उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम फ्यूडल सोसाइटीज़ में आ रहे हैं तो फ्यूडल सोसाइटीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट आती है। जो स्लेव्स होते हैं वो लीगली तौर पे, मतलब ये जो एक कानून, एक जो स्लेव जो है वो लीगल आप नहीं रख सकते कि मतलब आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते। लेकिन वहाँ पे मज़ारों का कंसेप्ट आ जाता है कि वो लैंड बैरन्स बन जाते हैं, कि जैसे कि जागीरदाराना निज़ाम आ जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोगों को ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा दे दिया जाता है उनको, कि वो वहाँ पे रहें और उनकी ज़मीन पे जो है वो कल्टीवेशन करें और उनके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज़ दें उन लोगों को, जो फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं, जागीरदार हैं। वहाँ पे उनकी जो ज़िंदगी है कुछ बेहतर हो जाती है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन हमें वहाँ पे भी नज़र आती है। वहाँ पे भी वो एक्सप्लॉइट होते हैं उन जो है फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों।
फिर आती है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़। आज का जो मॉडर्न दौर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में 2 क्लासेस मैंने जैसे बताया, एक को हम बुर्जुआज़ी क्लास कहते हैं और दूसरे को हम प्रोलेटरिएट क्लास कहते हैं। बुर्जुआज़ी क्लास वो जो लोग हैं जिनके पास सरमाया है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। जैसे कि आज के दौर में 2% जो पीपल हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनके पास जो है दुनिया का जो है मैक्सिमम जो सरमाया है उनके पास है, और जो बाकी लोग हैं वो डिप्राइव हैं, वो पुअर हैं, उनके अपने बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते। तो बुर्जुआज़ी क्लास वो है जैसे कि उनमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, फैक्ट्री उनके पास होगी या कोई इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास होंगे, और उनके पास वो क्या करेंगे, वो हायर करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कर्स को, और जो वर्कर्स हैं वो उनके लिए काम करेंगे, उसके रिटर्न में उनको तनख्वाह देंगे, और उस तनख्वाह से जो वर्कर्स हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। जो वहाँ पे वर्कर क्लास है वो भी एक्सप्लॉइट होती हैं। उनके पास कोई जो ऐसे लगता है जैसे कॉग्स इन द मशीन है, कि जैसे कि वो मशीन के कुछ पुर्जे हैं, जब तक वो पुर्जा सही तरीके से काम करता रहेगा वो मशीन का हिस्सा रहेगा, लेकिन जब उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी तो उसको वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाएगा। कोई उसके लिए ह्यूमन रिलेशंस वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, कि कोई उसके अंदर सिंपैथी नहीं पाई जाएगी। वहाँ पे क्या करेंगे, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइट करेगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेने की कोशिश करेगी, और उसको बेयर मिनिमम बहुत कम से कम पैसे देने वो देगी कैपिटलिस्ट क्लास में। इस तरह जो है हमें जो है एक एक्सप्लॉइटेशन का जो है एक तस्वीर नज़र आती है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में। तो उनकी सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म है मार्क्स की, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर इनकी जो है वो क्रिटिक है। लास्ट पे वो कहते हैं कि एक दौर आएगा कि वहाँ पे कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ बन जाएंगी, जब प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन आएगा, जब ये जो है वर्कर क्लास उठ खड़े होंगे इन कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ, तो वहाँ पे फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में क्या होगा कि कोई किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो तमाम प्रॉपर्टी होगी, जो जो भी चीज़ें होंगी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो कॉमन होंगे, वो सब लोगों के होंगे। तो वहाँ पे जब कोई किसी के ऊपर किसी की चीज़ के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जब होंगी तो वो स्टेटलेस होंगी। ना वहाँ पे कोई स्टेट होगी, ना वहाँ पे कोई रिलीजन होगा, ना वहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन होगी। तो उनके माइंड में जो है आइडियलिस्ट होगी कम्युनिस्ट सोसाइटीज़, ना वहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन होगी, क्योंकि वहाँ स्टेट नहीं होगी, ना वहाँ रिलीजन होगा, ना वहाँ पे किसी किस्म का जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई कंसेप्ट होगा। तो इस तरह कहते हैं कि उनका जो अल्टीमेट गोल है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, के एक दिन आएगा जब कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ जो हैं यहाँ पे दुनिया में आ जाएंगी, और तब जो है ये एक अल्टीमेट एंड होगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो हम इनकी जो थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है उसको अगर हम फिंगर टिप्स पे अगर उसे समराइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो कंट्रडिक्शन चल रहा है, जो रेवोल्यूशंस आ रही हैं, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की वजह से नहीं है, ये सोशल एग्जिस्टेंस की वजह से है। जहाँ पे इंसानों की एक्सप्लॉइटेशन होती है तो वहाँ पे कुछ अर्सा तक तो वो जो है उन चीज़ों को बेयर करते हैं, वो सोसाइटीज़ बेयर करती हैं, फिर उसके खिलाफ वो उठ खड़े होती हैं, वो जो है जो एक चिंगारी होती है वो आग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और वहाँ पे रेवोल्यूशन आ जाता है। जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बाद स्लेव सोसाइटीज़ आई, स्लेव सोसाइटीज़ के बाद फ्यूडल सोसाइटीज़ आई, फ्यूडल सोसाइटीज़ के बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं आज का जो दौर है। इसके बाद वो कार्ल मार्क्स देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी वो होगी जहाँ पे ना कोई स्टेट का कंसेप्ट होगा, ना कोई रिलीजन का कंसेप्ट होगा, वहाँ पे ना किसी किस्म की एक्सप्लॉइटेशन होगी, ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ना रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का कोई चक्कर होगा। तो ये इनकी theory of historical materialism है। This is the first part of Karl Marx, and we learned a lot about historical materialism which was given by Karl Marx. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कार्ल मार्क्स की सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एलियनेशन। इससे पहले हमें कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है या उनके जो फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ हैं वो किस चीज़ पे बेस करते हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है, उनकी एक ब्रॉडर जो थ्योरी है जिसका नाम मार्क्सिज्म है, उसका एक सेगमेंट है, उसका एक सेगमेंट हम कह सकते हैं। इसमें मार्क्सिज्म में हमें क्या नज़र आता है कि कार्ल मार्क्स जो हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम पे क्रिटिक करते हैं। कैपिटल सिस्टम वो होता है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। दो तरह के सेगमेंट्स बन जाते हैं, एक को हम बुर्जुआज़ी क्लास कहते हैं और दूसरी को हम प्रोलेटरिएट क्लास कहते हैं। बुर्जुआज़ी क्लास वो होती है जो एक्सप्लॉइट करती है किसको, जो वर्किंग क्लास होती है या प्रोलेटरिएट क्लास होती है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो इसको उन्होंने कहा कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि जो एलियनेशन की सबसे बड़ी कॉज़ है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। अब मतलब एलियनेशन क्या होती है? एलियनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपसे स्ट्रेंज हो,
मतलब जो है आपकी जो है पहचान से बाहर हो, या आपसे कोई मतलब सेपरेट कोई चीज़, उससे कहते हैं एलियनेट कर देना या किसी चीज़ को अलहदा कर देना। या फॉर एग्जांपल एक एक सोसाइटी है, उसमें से एक स्पेसिफिक बंदे को सोसाइटी से आप निकाल देते हो और बाकी सोसाइटी जो है वो अपने मिलजुल के रहना शुरू कर देती है और एक बंदे को अपने से स्ट्रेंज कर देती है। इसका मतलब है कि वो सोसाइटी से वो बंदा एलियनेट हो गया है। तो एलियनेशन जो है हमें मुख्तलिफ चीज़ों में नज़र आती है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। हमें प्रोडक्ट ऑफ लेबर में एलियनेशन नज़र आती है, हमें एक्ट ऑफ प्रोडक्शन में एलियनेशन नज़र आती है, हमें एसेंस ऑफ स्पीशीज़ में एलियनेशन नज़र आती है, हमें दूसरे वर्कर्स के साथ एलियनेशन नज़र आती है। हम वन बाय वन इनको इन डेप्थ देखते हैं कि किस तरह कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उससे जो एक वर्कर है वो किस तरह एलियनेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है एक फैक्ट्री में काम करता है, उसको फैक्ट्री में जॉब मिली है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता, क्योंकि उसने वही प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो उसको असाइन किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, लेबर जिस पे वो मेहनत कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चेयर बना रहा है, वो चेयर बनाने के ऊपर उसके ऊपर उसकी कोई गिरफ्त नहीं है, उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो कमांड लेगा, वो जो उसके सुपरवाइज़र्स हैं या उसके सीनियर्स हैं, उसको डिक्टेट करेंगे कि आपने ये चीज़ इस तरह बनानी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी मेहनत कर रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा, वो बल्कि क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट ऊपर डिक्टेशन पे बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वर्कर क्या है, अपनी जो लेबर कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा, बल्कि किसी की डिक्टेशन पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो वर्कर जो है वो एलियनेट है अपनी लेबर से। उसके लिए वो स्पेसिफिक टाइम बना देते हैं, फॉर एग्जांपल 8 आवर्स पर डे उसने काम करना है। ही इज़ नॉट इन हिज ग्रिप टू एक्सपेंड द पीरियड ऑफ वर्किंग आवर्स और कंट्रैक्ट द वर्किंग आवर्स। तो उसने क्या करना होता है, अपने जो उसके सुपरवाइजर्स होते हैं या उसके जो डिक्टेटर्स होते हैं, उसके मुताबिक उसने लेबर करनी होती है। अब एक बंदे का काम है कि उसने चेयर की जो है लेग्स बनानी है, तो उसने क्या करना है, रेगुलरली मॉर्निंग से लेके इवनिंग्स तक उसने लेग्स ही तैयार करने हैं, या उसने चेयर के वो हैंड्स बनाने हैं, आर्म्स बनाने हैं, तो उसने सारा दिन वही काम करना है। तो उसका अगर दिल करता है कि फॉर एग्जांपल कि वो कोई और चीज़ उसमें ऐड करे, तो ही इज़ नॉट एबल टू ऐड समथिंग इन पर्टिकुलर चेयर और सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दैट चेयर। वो क्योंकि क्या कर रहा है, वो लेबर से एलियनेट है। तो ये पहला पॉइंट है कार्ल मार्क्स का कि वो अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, लेबर से वो एलियनेशन हमें नजर आती है। इसके अलावा जैसे कि वो सिमिलर पॉइंट है मिलता जुलता कि एक्ट ऑफ प्रोडक्शन से वो जो है वो बिल्कुल एलियनेट है, उसकी एलियनेशन है एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज टू से इन कंटेम्प्रेरी वर्ड्स, आज के दिनों में लाइक गेमिंग जोन्स लाइक पबजी फॉर एग्जांपल, द मैनेजर्स ऑफ पबजी आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स। तो उन्हें इस बात से उसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस गेम को मैनेज करने में। तो उनको उस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वो जो है वो प्रोड्यूस क्या कर रही है, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। एक वर्कर को उन्होंने क्या किया है, एक जॉब असाइन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या करना है, मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने डेपोजिट, रिडीम और समथिंग एल्स उसने क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसने करनी है। एक्टिव प्रोडक्शन से उन्हें कोई लेना देना है, उन्हें कोई लेना देना है, बल्कि उन्हें क्या है, अपनी सैलरी और वो मैनेजमेंट से है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूस हो रही है, जो गेम का इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी के ऊपर, उनसे जो है जो एक वर्कर है वो ना उनसे उसको छुटकारा दिला सकता है, ना उनको कोई रिकमेंडेशंस दे सकता है, बल्कि उसने क्या करना है, एक जस्ट लाइक अ कॉक इन द मशीन, एक जो मशीन में एक पुर्जे की तरह वहाँ पे उसने क्या करना है, काम करना है। ये सेकंड पॉइंट है कि एक्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है, वो बंदा एलियनेट होता है। ये सेकंड पॉइंट है। नंबर थर्ड इज स्पीशीज एसेंस। ये भी उसी से रेलिवेंट पॉइंट है। ह्यूमन बीइंग इज इमेजिनेटिव और क्रिएटिव। एक जो इंसान है तखय्युलाती और इमेजिनेटिव होता है। अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स और जो हैं कैपेसिटीज़ दी होती हैं। हर एक की अपनी एक मेंटल एबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल सम पीपल आर मोर एफिशिएंट इन सब्जेक्टिव लर्निंग, सम पीपल आर मोर इन एनालिटिकल रीजनिंग। तो जो स्पीशीज एसेंस का मतलब ये है कि जो है मतलब उसने उसके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया आया है। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, ही वांट्स टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल और समथिंग अमेजिंग।
for that particular factory, or as well as for the benefits of the people, but he is not able to do this because he is bounded. तो वो क्या है, वो बाउंड है। हम बात कर रहे थे स्पीशीज़ एसेंस की। तो स्पीशीज़ एसेंस में जो है कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई वर्कर बनाता है तो उसका जो है उससे डायरेक्टली कोई इस तरह का जो है उस पे कंट्रोल नहीं होता, बल्कि वो मतलब सुपरविज़न में या डिक्टेशन पे किसी के ऊपर वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट में जब कोई भी चीज़ सेल करनी होती है तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। लोगों को ऐसे दिखाया जाता है चीज़ों को कि लोगों को लगता है कि ये इनकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक जो चिल्ड्रन मिल्क है, बच्चों का जो दूध होता है, वो इस तरह एडवर्टाइज़मेंट में उनको दिखाया जाता है कि ये अगर ये बच्चे जो हैं इसको टेक नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो जो हैं बच्चे जो हैं वो वीक रह जाएंगे, उन्हें आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी या इस तरह के बहुत से जो हैं प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी जो होता है, एक मदर की जो ब्रेस्ट फीडिंग है, एक जो माँ का दूध है, वो प्रोटीन और न्यूट्रिशियस जो है रिच होता है एज़ कम्पेयर टू जो पाउडर्ड मिल्क। तो लेकिन जो है एडवर्टाइजमेंट और इन चीज़ों के ज़रिए से लोगों में क्या किया जाता है, एक डिज़ायर पैदा की जाती है, लोगों में एक ख्वाहिश पैदा की जाती है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को दिखा के, मुख्तलिफ ब्रांड्स का नाम दे के, मुख्तलिफ कपड़े, मुख्तलिफ जो हैं शूज़ वगैरह दिखा के। ऐसे उन चीज़ों की हमें लाइफ में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, एक मालिक होता है जो उसको एक फैक्ट्री को चलाने वाला या एक एंटरप्राइज को चलाने वाला है, उसका मकसद होता है कैपिटल एक्यूमुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। उसमें वो बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, वो वर्कर को नज़रअंदाज कर देता है, वो कितनी मेहनत कर रहा है उसको नज़रअंदाज कर देता है, बल्कि उसका फोकस क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे। अब एक वर्कर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो क्या कर दे कि वो सरेंडर कर दे, मतलब छोड़ दे जॉब को, लेकिन जॉब वो छोड़ेगा अपनी लाइफ के एक्सपेंस पे। फॉर एग्जांपल कि उसको अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता, उसको अगर वो काम पसंद नहीं है फैक्ट्री में करते हुए, अगर वो छोड़ता है तो आगे जो क्या है, उससे फूड जो है उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, शेल्टर से प्रॉब्लम होगा। इवन कि सिटीज़ में जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं उनके लिए जो है रहने की जगह के लिए वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो जो एक एंटरप्राइज का मालिक होता है उसको इन चीज़ों का अच्छी तरीके से इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि अगर वो एक क्या करता है, उसको रिमूव करता है एक वर्कर को, तो वो मजबूर है काम करने के लिए। तो वो क्या करता है, फिर वो जो वर्कर है वो इंस्टेड कि वो जॉब को छोड़ दे, वो छोटी थोड़ी लेबर में वो क्या कर लेता है, वो एग्री हो जाता है उनके साथ, और जैसे वो काम कहते हैं उसके मुताबिक वो काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह वो कहते हैं कार्ल मार्क्स की स्पीशीज के एसेंस से उसको हटा दिया जाता है। अगली बात वो करता है कार्ल मार्क्स की, उसमें एक जो है सोशल जो कैपिटल होता है, जो एक जो होती है फ्रेंडशिप होती है, एक सोशल सर्कल होता है, लोगों में डिस्कशन होती है, वो चीज़ें उनसे वो दूर हो जाता है। इसके अलावा वो बात करता है कि जो लोग फ्रेंड्स होते हैं, इस कंपटीशन की वजह से वो आपस में आपस में वो एनिमीज बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, उनको 2 काम जो है वो फ्रेंड्स हैं, उनको कोई काम असाइन कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि जो ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रोडक्ट्स बनाएगा या ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको प्रमोशन मिलेगी, और जो वर्क नहीं दिखाएगा, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, उसको फैक्ट्री से रिमूव कर दिया जाएगा। अब क्या है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, अब क्या होगा कि दोनों अब एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करेंगे, दोनों कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉस की नज़र में या ज़्यादा से ज़्यादा कोई इस तरह का काम करे कि उनको प्रमोशन मिल जाए, और जो एक सीट है दूसरा बंदा जो है चाहे जहाँ गो टू हेल, जहाँ मर्जी जाए। इस तरह ये जो एक फैक्शन है, प्यार मोहब्बत है, या जो एक सोशल कैपिटल बिल्ड होना था वो ख़त्म हो जाता है। अब अगर फैक्ट्रीज में मुख्तलिफ जाए, जस्ट लाइक कॉक्स इन द मशीन, वो जैसे कि एक मशीन के अंदर पुर्जे होते हैं उस तरह काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हर पुर्जा मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। फैक्ट्री में हर तरह का जो एम्प्लॉय है मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम दे रहा होता है, और एक वर्कर को दूसरे वर्कर के काम से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने आप को फोकस रखता है, काम तक महदूद रखता है, और जो उन्होंने सोशल लाइफ इंजॉय करनी होती है वो उससे जो उसका जो फैक्ट्री मालिक है वो उससे छीन लेता है। अगर हम कार्ल मार्क्स के इन 4 पॉइंट्स को देखें तो उसका जो क्रक्स है, जो उसका मेन जो आइडिया है, जो मेन जो है पिवटल पॉइंट है, ही वांट्स टू रियलाइज अस
कि जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो एलियनेशन का सबब बनता है। ना सिर्फ वो क्या करता है, वो एक वर्कर को उसकी प्रोडक्ट से एलियनेट कर देता है, बल्कि जो प्रोडक्शन का क्राइटेरिया होता है, जो जहाँ पे वो प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा होता है, वहाँ से उसे एलियनेट कर देता है, स्पीशीज़ की एसेंस से उसे एलियनेट कर देता है, अपने को वर्कर से उसे एलियनेट कर देता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं थ्योरी ऑफ एलियनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स। अब इस पे क्रिटिसिज्म भी तो है, मुख्तलिफ पॉइंट्स इसके ओपोनेंट या इसके ऊपर क्रिटिक करते हैं और डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट्स देते हैं। दे से दिस इज़ द वर्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दिस इज़ द वर्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज के दौर में हमें उस तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम एक्सप्लॉइट करता हुआ नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल स्पीशीज एसेंस की हमने बात की कि फॉर एग्जांपल के इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी जो है वो एक बंदा अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आज के एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है या जो मुख्तलिफ किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, अगर यहाँ आजकल जो है आइडियाज सेल होते हैं। अगर कोई इमेजिनेटिव पर्सन है, कोई क्रिएटिव पर्सन है, अगर वो न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता है तो वो अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है, अपनी मर्जी से वो एक्सेल कर सकता है और प्रोग्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है कि वो जिस तरह वो कह रहा था कि वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता एक वर्कर, लेकिन आज के दौर में इट इज़ पॉसिबल कि वो अपनी मर्जी से डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। और आज के दौर में हमें उस तरह से वो बाउंड नज़र नहीं आता लेबर के मजबूर हो कि सर्वाइवल के लिए। हाँ, कुछ जो है एरियाज़ में जहाँ पे वो डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई, वहाँ पे तो कार्ल मार्क्स की पॉइंट वैलिड है, लेकिन जहाँ जहाँ जिसके पास स्किल है, जिसके पास क्रिएटिविटी है, वो बाउंड नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट there were few factories, but nowadays there are number of factories। अगर एक ऑप्शन नहीं तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड नहीं तो थर्ड। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं क्रिटिकल हमें नज़र आते हैं, तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हम उस पर कर सकते हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर। अब हम उनकी बात कर लेते हैं, उनकी एक जो है थ्योरी, उसका नाम है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी एक यूज़ वैल्यू होती है और एक एक्सचेंज वैल्यू होती है। यूज़ वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया है किसी ने, वो उसका सोसाइटी में यूज़ है कि नहीं है, उसका रोल है कि नहीं है, उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा, मतलब जो है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो उसका मतलब है कि मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। और किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। एक होती है यूज़ वैल्यू, एक होती है एक्सचेंज वैल्यू। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहता है कि जो आपकी एक्सचेंज वैल्यू है वो कैसे मेजर करें। जो हमारे जो है यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, जो ऑनर होता है वो डिसाइड करता है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर है जितनी वो मेहनत कर रहा है, अगर जितनी ज़्यादा वो मेहनत किसी प्रोडक्ट के ऊपर बनाने में करता है, उतनी ही उसी के हिसाब से उसकी एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, कि इंस्टेड कि उसका जो मालिक है वो डिसाइड करे। क्योंकि जो मालिक होता है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट वो बंदा बना रहा है 5 लाख का, और उसको मालिक सैलरी दे रहा है 50,000, 50,000 उसको सैलरी दे रहा है। अब जो पीछे का 4.5 लाख है, उसमें उसको अगर उसका रॉ मटेरियल निकाल दिया जाए तो उसका जो सरप्लस है, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 3.5 लाख आ रहा है। तो उस पर मेहनत किसकी हुई, वर्कर की हुई, और उसमें रॉ मटेरियल निकल गया मालिक का, लेकिन मालिक की मेहनत नहीं हुई। जो 3.5 लाख था, होना तो ये चाहिए था कि जो वर्कर ने मेहनत की थी उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए था, उसे 50,000 में उन्होंने फारिग कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि जो एक्सचेंज वैल्यू है ये मालिक को डिसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्कर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी मार्केट में उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से वर्कर को पे करना चाहिए। तो ये उस तरह वो कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें नजर आती है कि एक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाता है वो बंदा, लेकिन उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। फॉर एग्जांपल एक किसी ने जो हैवी बाइक जो है उसके कारखाने में कोई काम करता है, फॉर एग्जांपल वर्कर, उसकी पे है 30 to 40,000, he is not able to purchase that bike because of its his household needs or his survival needs। तो वो जो बंदा है जिसने वो बाइक बनाई, उसके पास इतने पैसे नहीं है उस बाइक को खरीद सके जो उसने अपने हाथों से बनाई है। तो ये क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहता है दिस इज एक्सप्लॉइटेशन, ये एक एक्सप्लॉइटेशन है। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो एक्सचेंज वैल्यू है उस वर्कर की जो उसने काम किया, उसने इतनी मेहनत की है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू।
तो आज के जो हम टॉपिक को थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं, तो कार्ल मार्क्स, जैसे कि हमें पता है कि वो क्रिटिकल है कैपिटलिस्ट सिस्टम का, वो आज के सरमायादाराना निज़ाम का जो बहुत उस पे तनकीद करता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखता, वो कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म पे बिलीव करता है, कम्युनिज्म पे बिलीव करता है। वो कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आप लेबर को एक्सप्लॉइट करते हो। किस तरह एक्सप्लॉइट करते हो? जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे आप उसको एलियनेट कर देते हो। जो प्रोडक्शन का वो अपनी मर्जी से एक जगह पे काम, अपनी मर्जी से काम करना चाह रहा है, लेकिन आप उसको बाउंड करते हैं कि नहीं आपने इस तरह काम करना है। ही वांट्स टू मेक दैट प्रोडक्ट इन हिज ओन वे, बट यू डिक्टेट हिम टू डू लाइक दिस, कि आप वो अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट बना के देना चाह रहा है, लेकिन आप कहते हो कि आपने अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, बल्कि उस मालिक की मर्जी से बनाना है जिसके नीचे वो काम कर रहा है। तो इस तरह उसको जो प्रोडक्शन का तरीका है उससे भी आप उसको एलियनेट कर देते हो। फिर हमने बात की कि स्पीशीज एसेंस से उसको अलहदा कैसे कर दिया जाता है, कि उसके ऊपर उसके पास क्रिएटिविटी है, इज केपेबल ऑफ अ नंबर ऑफ एबिलिटीज जो उसके मालिक के पास नहीं है। वो जानता है कि उसने किस तरह के प्रोडक्ट में उसको वैल्यू ऐड कर सकता है और माशरे के लिए वो कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन मालिक की नज़र में क्या होता है कि उसकी नज़र में होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट को जो है वो गेन किया जाए। और वो किस तरह वो प्रॉफिट को गेन करते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट करके। एक जो है मतलब लगा लें कि जिसकी वर्थ नहीं है सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए लगा के उस तरह माशरे को, उस सोसाइटी को दिखाया जाता है कि दिस इज़ योर नीड, ये आपकी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आज के दौर में हम एग्जांपल ले सकते हैं टी की, चाय में लिप्टन या किसी तरह के जो कोई भी एड्स आते हैं उसमें वो चाय को इस तरह दिखाया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो एक कप ऑफ टी लेता है उसके बाद वो एनर्जाइज हो जाता है, या स्टिंग की एक बोतल पीता है उसके बाद उसमें क्या हो जाती है, एक एनर्जी की लहर दौड़ जाती है। या सिगरेट में हमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स नजर आते हैं, उसको दिखाया जाता है कि जो एक लाइफ स्टाइल बना के दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लोगों के अंदर माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं कि दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर योर लाइफ, लेकिन इन रियलिटी उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ना ही वो उस सिगरेट से उसका क्या होता है, वो कोई हीरो बन जाता है, ना ही वो लिप्टन पीने से उसकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, बल्कि उससे जो टी वो पीता है उससे उसका स्टोमक डैमेज होता है। जो सिगरेट वो पीता है उससे लंग कैंसर हो सकता है, उसके जो है डिफरेंट ऑर्गन्स वो डैमेज हो सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि मैंने दूध की एग्जाम्पल दी कि पाउडर्ड मिल्क को इस तरह माशरे में दिखाया जाता है कि दिस इज़ अ नेसेसरी थिंग, कि माशरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को वो दूध पाउडर का नहीं पिलाया जाएगा तो मे बी इसकी जो बोन्स हैं उस तरह डेवलप नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन रियलिटी जो मिल्क की होती है उसको ज़रूरत नहीं होती। तो ये स्पीशीज एसेंस उसको क्या कर दिया जाता है, अलहदा कर दिया जाता है। उसके अलावा मैंने बात की कि वर्कर से, वो जो अपने को वर्कर्स हैं उनसे उसको अलहदा कर दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में ये कुछ चीज़ें हमें चेंज होती नजर आती है कि आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव हो अपने मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हो। तो ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। इसके अलावा लेबर थ्योरी की बात की कि उसमें हमने कहा कि हर चीज़ की एक यूज़ वैल्यू होती है, एक एक्सचेंज वैल्यू होती है। यूज़ वैल्यू वो होती है कि उसकी माशरे में नीड क्या है, वो कितने हद तक जो अपने कंज्यूमर्स हैं उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। एक्सचेंज वैल्यू वो होती है कि उसको बेचने से उसको इन एक्सचेंज में पैसे कितने मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है एक सरप्लस वैल्यू होती है, जो एक चाहता है, हर एक जो ऑनर है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास सरप्लस वैल्यू और वेल्थ एक्यूमुलेशन हो, जहाँ वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है अपने वर्कर को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स, हिज थ्योरी ऑफ एलियनेशन एंड हिज थ्योरी ऑफ लेबर, थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यूज़, या इसको हम कह सकते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। थैंक यू।